अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, My थैंक यू सो pleasure. मच। Thank you so much. और सर हमेशा से बल्कि शायद मैं तो अपने बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, कुछ भी पाकिस्तान में होता है तो हम पहला नाम भारत का लेते हैं कि जी भारत की तरफ से हो रहा है। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है भारत के बारे में, उन्होंने कहा जी मेरे पास एविडेंस है, मैं लेकर जाऊंगा यूनाइटेड नेशन में, सारी कुछ बात की है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? आरज़ू देखें, एक तो रिलेशनशिप जो भारत और पाकिस्तान के शुरू से इसी तरह के रिलेशनशिप है, इंटरवेनेंस तो होती है, दोनों तरफ से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे शायद उनके पास शवाहिद भी मौजूद हों, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। इस वक्त टाइमिंग सनाउल्लाह साहब की ऐसी है कि वो इस वक्त कोई ऐसी चीज चाहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत कोई ऐसी चीज चाहती है जिससे लोगों की तवज्जो इकॉनमी से हट सके। और इमरान खान साहब के ये जो सियासी इंतशार है, यहां से तवज्जो हटाई जा सके। ये जिसका आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वाकया काफी पुराना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आ चुकी है। बल्कि इसमें मैं एक सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, इसमें ऐसा इसके अंदर एक किरदार था जो 2 हफ्ते पहले माइंड चेंज करके जाके उसने पुलिस को और सारे सब लोगों को 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि ये इस तरह का धमाका होने वाला है। और उसके बाद पुलिस ने और एजेंसियों ने कुछ नहीं किया था, गलती इनकी अपनी थी उसमें अपनी। अब वो जो एक एक्ट जो वो किरदार है, उसका नाम ये नहीं लेते, क्योंकि अगर वो लें उसका नाम तो फिर उस पे इनके ऊपर अपनी इनकी गलतियां जो है, कोताहियां सामने आ जाती। लेकिन देखें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंटरफेरेंस जो है आप करते हैं, वो भी उनकी भी भारत की भी इंटरफेरेंस मौजूद है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे दूसरे सूबों के अंदर हो, आपकी कश्मीर और पंजाब में। और ये रेसिप्रोकल चीजें हैं, ये होती रहती हैं। इसमें कुराना सनाउल्लाह साहब ने कोई नया सांप पटारी से नहीं निकाला, दिस इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इनको कोई ऐसी चीज चाहिए थी कि लोगों की तवज्जो हट सके, कोई नया उनको बताएं शोशा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आरजू, वो इकॉनमी का है। और वो इकॉनमी जो है वो लोग उसको अटैच करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो खास साहब की सिर्फ यही है कि इन्होंने सड़कें बंद की, इन्होंने जलसों पे पैसे लगाए, ये और दूसरा ये है कि बार बार इन्होंने जब भी ये सड़कों को ब्लॉक करते हैं, शहरों को ब्लॉक करते हैं, ऑफ कोर्स उससे इकॉनमी जो है वो रुकती है, लोगों के कारोबार खराब होते हैं। लेकिन इस डिक्लाइन में जो जा रहे हैं, आप एक दिन में नहीं पहुंच के, आपने 75 साल का सफर किया है, आपने 75 साल की कोशिशें की हैं कि हम किस तरह तबाह होंगे, तो वो अल्टीमेटली आज उसका रिजल्ट निकल रहा है, सामने आ रहा है। डार साहब मुख्तलिफ किस्म के मफरूजे जो है वो बता रहे हैं। जब आप अफगानिस्तान, हर एक बंदे को पता है कि डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो आपके पास उन डॉलरों को रोकने का कोई फार्मूला ही मौजूद नहीं है। डार साहब का जब लैंड किया था तो लगता था कि दावे बड़े बुलंदो बाला दावे करते थे कि मैं डॉलर को मैं इस तरह कर लूंगा, मैं डॉलर उस तरह करूँ। लेकिन देखें, जब तक आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप एक यूनाइटेड एफर्ट नहीं करेंगे, मैंने कल परसों भी शायद अर्ज किया था कि मैसाके जमहूरियत कर लेते हैं, लेकिन आज आपको मैसाके इकॉनमी की जरूरत है। लेकिन ये है कि वो आप तभी हो सकता है जब आप एग्री करें। एक पार्टी चाहती है कि आपको ना आईएमएफ पैसे दे, ना कोई दूसरा पैसे दे, और आप बिल्कुल धड़ाम करके नीचे गिरें, आप डिफॉल्ट हों, और फिर ये आए और फिर ये अपने जो है वो डॉलर लोगों से मांगे बाहर से, और फिर दुबई की शॉपिंग करें, लंदन जाए। एक पार्टी ये चाहती है, दूसरी पार्टी चाहती है कि चले अब हम आए हैं, क्योंकि इनका उनका एक पॉलिटिकल उनका ऑलमोस्ट जनाजा निकल चुका है इस वक्त। नून लीग वाले बेचारे हमेशा डिफेंसिव होते हैं। आज सलमान शरीफ साहब भी आए हैं और उन्होंने भी वही पुरानी बातों की जाके कोर्ट के सामने खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की। खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कोई नई बात नहीं की उन्होंने। इस वक्त परवेज लाई साहब डर रहे हैं कि अगर इन्होंने पंजाब असम्बली पहले तोड़ दी तो हो सकता है केपी की असम्बली ये तोड़े ही ना। और उन्हें ये पता है कि अगले दोबारा चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट
पीटीआई के वो नहीं होंगे। तो इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस आर वेरी टफ, लेकिन इकॉनमी इज द नंबर वन इशू। लेकिन सर अभी इस वक्त जब भारत के साथ इन्हें टर्म्स बेहतर करने चाहिए, उस वक्त इस किस्म के एलिगेशंस लगाना जिसके कह रहे एविडेंस, लेकिन अगर इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड ना किया तो टर्म्स और खराब हो सकते हैं। इस वक्त सारी दुनिया तो भारत से दोस्ती कर रही है और हमारे यहाँ से एक नया चक्कर चला रहे हैं कि फिर दोबारा से किसी किस्म की स्टेटमेंट दोनों तरफ से शुरू हो जाए। मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा आपसे। इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर सर्वाइवल सिर्फ इन चीजों के साथ है कि ना सिर्फ भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाएं, बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक किए जाएं, सारी दुनिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। अमेरिका के खिलाफ जो बयानात आप देते रहे हैं, साइफर का जो लिफाफा लहराते रहे हैं, जो वो डैमेज किया है उसको भी ठीक करना चाहिए। सी पैक या तो शुरू ही ना करते, अब शुरू हो चुका है तो उसको भी तकमील तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, चाहे जैसे भी करें, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि भारत के साथ आपको चाहिए था कि बहुत अरसा पहले अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते, लेकिन इस वक्त आपकी सर्वाइवल की जरूरत है कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं, बांग्लादेश मॉडल फॉलो करें कि जिस तरीके से उन्होंने 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं उनको वर्कफोर्स में वो लेकर आए थे, और मॉडल उनका स्टडी करें किस तरह उन्होंने कॉटन में एशिया के अंदर अपनी मोनोपोली बनाई है। आपको चाहिए कि ड्रास्टिक स्टेप्स लें, लेकिन उसके लिए आरजू एक चीज की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है नेशनलिज्म। इस वक्त आपकी जो तीनों कॉर्पोरेशंस जो हैं, ये पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अंदर वो मौजूद नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत उसका कोई अगर चीज मौजूद है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे आज भी अगर कोई उम्मीद है तो आसिम मुनीर साहब पे उम्मीद है, वरना कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन, किसी दूसरे फर्द वाहिद पे मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो पाकिस्तान का कोई हल निकाल सके या ठीक कर सके। लेकिन सर जब भी किसी से बात की जाती है पाकिस्तान में, किसी मिनिस्टर से पूछें या किसी पॉलिटिशियन से पूछें, तो वो यही कहते हैं कि जी क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है तो इस वजह से पूरी दुनिया में ही जो है वो प्रॉब्लम है और महंगाई है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। ये बात कह के अपना, जैसे कहते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं। आप इस बात से कहां तक एग्री करते हैं कि उससे वैसे फर्क तो पड़ा है पूरी दुनिया में? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही है। दुनिया के अंदर यूक्रेन की वजह से एनर्जी क्राइसिस आए, कोविड की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुआ और वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो सका। लेकिन जब आप ये बताएं कि जो पहले ही सड़क पर बैठे थे बगैर कपड़ों की, उनकी हालत क्या होगी? आपके तो हालात पहले ही खराब थे। आपके तो पहले ही रूलिंग एलीट जो है वो आपको इस तरह आपका खून चूस रहे हैं जिस तरह जौंके चूस रही होती है, तो वो आपके हालात तो पहले ही खराब थे। आप तो पहले ही मांगे तांगे पे चल रहे थे ना। आपका इस वक्त 70 बिलियन आपने कर्जा देना है, वो एक दिन में तो नहीं हो गया ना, उसमें तो टाइम लगा है। और 75 साल से आपने ये कर रहे हैं ना। मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन मार्क है 25 करोड़ लोगों से जो आप रहते हैं वहां पे, क्या आपने पाकिस्तान बनाया भी है? क्या वाकई आपने जो लैंड ऑफ द प्योर्स का एक जो ख्वाब दिखाया था, जो वादा किया था आपने लोगों से, वो पूरा किया? आप जरा आंखें बंद करके दिल से सोचें कि आप वाकई पाकिस्तान में बैठे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? खातून अंधेरे के बाद खवातीन निकल सकती है बाहर? क्या खातून किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कंप्लेन करा सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं करा सकती। नहीं करा सकती। तो फिर ये किस किस्म की लैंड ऑफ प्योर है? ये फिर क्या चीज है? मेरी समझ से बाहर है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, भाई जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहां से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई। लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं, और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी पैदल चल रहे हैं। क्वेटा से पिकअप ट्रकों पे पैदल निकल के जा रहे हैं। लोग तो पहले ही नकल मकानी कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से। आपके लिए कोई नई चीज थोड़ी, भाग रहे हैं लोग। ये जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं लोग, आपका क्या ख्याल है? ये वहां पे ऑफिस जॉब कर रहे हैं, सारे अनपढ़ हैं, यहाँ मजबूरियां, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो भाग भाग के जा रहे हैं। आप थर्ड क्लास इंसान आपको समझा जाता है। ये मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। मैं कई दफा उम्रा करने गया हूं। जिस तरीके से वो आपको डील करते हैं सऊदीज और मिडल ईस्ट के हर मुल्क के अंदर, आरजू आप आंखों से देखें तो आपकी चीखें निकल जाए। वो आपको इंसान ही नहीं समझते। तो दुबई तक तो मैं एग्री करती हूँ। दुबई तो खैर मैंने देखा है, दुबई तक मैं एग्री करती हूँ। दुबई वाले में बहुत सिविलाइज्ड। आधे दुबई वाले तो उर्दू बोलते हैं भाई, आधे तो बलोची हैं उनमें।
आपने सऊदी अरेबिया में नहीं देखा। दुबई में भी आपको वो समझते तो नहीं इंसान, मुझे पता है आपको वो रफीक मस्कीन लफ्ज उन्होंने आपके लिए रखे हुए हैं कि रफीक हो, मस्कीन हो, गरीब हो। ये सऊदी अरेबिया में तो आपको वो इंसान नहीं समझते। और आप कहते हैं जी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं। वो जब से वहां पे तेल का पैसा आया वो अपने आप को समझते हैं वी आर अनटचेबल। हम खुदा के बाद हम है और ये दूसरी दुनिया सारी नीचे है। आप लोगों के साथ तो वो मैं तो यहां देखता रहा हूं। मैं छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगी। आरजू मेरी बच्ची जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके साथ एक लड़की आई एमराट्स से पढ़ने के लिए, एमराट्स। तो वो आई तो दोनों इकट्ठी पढ़ती थी। तो एक दिन वो मेरी दोनों एक दूसरे से सहेलियां भी थी। एक दिन वो कोई किसी एग्जाम में उसका मेरी बच्ची के नंबर अच्छे आ गए, मार्क्स अच्छे आए, तो वो लड़की जो अमराती लड़की थी रोना शुरू हो गई। वो कहती है ये किस तरह पॉसिबल है कि तुम पाकिस्तानी और तुम्हारे नंबर मेरे से ज्यादा हो जाए। उसने कहा खुदा का नाम लो भाई, तुम कह रही हो पाकिस्तानी, मैं तो बॉर्न अमेरिकन हूं यहाँ। उसने कहा पाकिस्तानी तुम्हारे वहां घरों में ये कपड़े धोते हैं तो सारा कुछ कर नौकर है, तुम्हारे नंबर मेरे से अच्छे किस तरह आ गए। उसने कहा यार खुदा का तुम कैसी बातें कर रही, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? I'm an American, I was born here, yes my father came from Pakistan। इस तरह नफरत है पाकिस्तानियों से, इस तरह वो समझते हैं आपको। तो ये वैसे कहते रहते हैं हमारा मुस्लिम ब्रादर, ओ यार वो पैसे आपको दे देते हैं गरीब आदमी समझ के, बल्कि गरीब आदमी भी समझ के नहीं देते। आपकी फौज जो बैठी है सारी सऊदी अरेबिया में जाके, रहील शरीफ साहब कहां बैठे हैं? बिल्कुल। तो आपको ऐसे तो नहीं पैसे दे देते आप, क्या ख्याल है? आज थप्पड़ नहीं मारता बगैर किसी को मर्जी के मतलब के बगैर थप्पड़ नहीं किसी को मारता। आप जाके उनकी चौकीदारी भी करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप समझ रहे हैं कि वो शायद इस्लाम के इश्क में आपके साथ वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बस एक गलत धोखा लोगों को, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई। आप जाके तो देखें सऊदी अरेबिया, आपको चल पता जाएगा कि आपका इस्लाम वहां पर कितने कितने फासले तक जाता है इस्लाम आपका। बिल्कुल सर। लेकिन सर साथ साथ इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो इसी मंथ में जो है 20th से पहले बता दूंगा कि असेंबलीज कब तोड़ने जा रहे हैं। तो अगर ये तोड़ भी देते हैं, कोई कोई मतलब डिसॉल्व कर भी देते हैं असेंबलीज को, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इनकी सियासत को? आरजू असेंबलियां तोड़े तो तब अगर असेंबलियां जुड़ी भी हों। इन असेंबलियों का क्या ये देखिए, सबसे पहले तो मैं एक और बात था, असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी। सुबह आप सर्वे कर लें, आपके 90% लेजिस्लेटर्स को लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। सर पार्लियामेंटेरियंस के स्पेलिंग नहीं आते होंगे? मैं शक लगा सकती हूँ। हमें लोगों ने क्यों जीते हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं यहां पे दो चीजें करूंगा। मैं हैरान की वाली बात, परवेज लाई साहब ने गुजरात को डिवीजन बनाया है, 2 जिलों को 100 अरब से ज्यादा उन्होंने उसकी उनको फंड्स दे दिए, 100 अरब से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट मंडी मॉल। अब वो फंड्स क्यों इतने दिए गए, आपको पता है उसकी वजह क्या है? इस वक्त आपके एमएनएस एमपीएस तरक्याती फंड में से अपनी कमीशन लेते हैं, बल्कि आपके एमएनएस जो एमपीएस है उनके छोटे भाई वही कॉन्ट्रैक्टर, उनके रिश्तेदारी कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन चले वो तो भाई देखिए, चोर का काम तो चोरी करना है ना, लेकिन इदारे किधर है, पूछने वाले किधर है, रोकने वाले किधर है? कोई है इस मुल्क के अंदर? कोई अदालत, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई लॉ, कोई कानून? बस आरज़ू, मैं बता रहा हूं, आप फ्री फॉल पे हैं, और जिस रैपिडली जिस तरीके से नीचे जा रहे हैं, इसमें अब वो हमारे एक कहते थे, बेचारे फौत हो गए हैं, नीलाम घर में तारिक अजीज साहब कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता। अब आपके पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं, आपने अपने सारे कार्ड खेल लिए, यू आर ऑन द फ्री फॉल नाउ। आप अब जो है वो अब आपने बाजवा साहब ने मार्शल लॉ की भी ट्राइयां कर ली, एक्सटेंशन की भी ट्राइयां कर ली, खान साहब ने भी हर कार्ड खेला। अब देखें क्या बनता है। अब सर एक कहना ये भी है कुछ लोगों का कि ये भी पॉसिबल है कि जो राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है वो शायद चाइना को खुश करने के लिए, इसलिए कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि चाइना और इंडिया का भी क्लैश हुआ है।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्लैश तो उनका 9 दिसंबर को हुआ है जी। और ये बिल्कुल बल्कि रेसिप्रोकल हो सकती है। पाकिस्तान और चाइना की दोनों के जो उनका भी जो उन्होंने जो उनकी झड़प हुई है, शायद वो जो पाकिस्तान के बारे में बयानात आते रहे उसके रिटेलिएशन में हो सकती है, या फिर इनके जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ये उसके साथ अटैच हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक नई चीज जो हुई है, जो प्रेसिडेंट शी का सऊदी अरेबिया जाना, वहां से जो सऊदी अरेबिया जाना, और आपको पता है उसकी एडवोकेसी आप समझ, और उसके बाद अगले दिनों एक नई बात आई है कि सबसे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस किस मुल्क पे है, तो वो नंबर 1 पाकिस्तान। और फिर मोहम्मद बिन सलमान का जो ट्रिप था इंडिया का कैंसिल हुआ, फिर कायरो में जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई उनकी, और फिर ये सारी अगर देखी जाए जो 3-4 चीजें हैं, इसके आप डार्ट्स जो है अगर जोड़ें तो जुड़ सकते हैं, इसमें जो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसमें से हासिल कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह कि चाइना की इकोनॉमी भी इस वक्त स्लगिश है, कोविड अभी तक उनका कोविड के उनके बंद है, सप्लाई चेन चल नहीं रही है। पाकिस्तान से वैसे ही लोग जो है इस तरह पैसा लूट के भाग रहे हैं, कुछ पठान भाई जो है डॉलर अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, तो दूसरे हमारे जो आपके रूलर भाई हैं जो पाकिस्तानी रूलिंग एलीट है, वो अपने थैले भर भर के, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब के 12 बैग प्राइवेट जहाज में दुबई पहुंचे थे। वो गए कहां सर? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, वो तो बिल्कुल गायब हो गए। ये तो बड़ी रवाज, ये तो आम सी बात है, हर मिनिस्टर, हर ताकतवर आदमी थैलों के हिसाब से डॉलर भर के बाहर भाग रहा है इस वक्त, मैं बता रहा हूँ। सर शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है कि जी बाजवा साहब रिटायर हो गए, अब उनको आराम से रहने दिया जाए, सुकून की जिंदगी बसर करने दी जाए। हाँ, उन्हें क्या भाई, देखे उन्होंने बहुत मेहनत की 6 साल में, बहुत मेहनत, 5 प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब उनको बाकी उनको क्या जरूरत है, अब अपने जो प्रॉपर्टी चीजें थी एंजॉय करें, अब अपना उनको क्या जरूरत है। अब पाकिस्तान गले सड़े मरे जहां जाए, उनके व्हाट इज नन ऑफ हिज बिजनेस नाउ। अब तो आसिम मुनीर साहब है बेचारे, कभी अफगानिस्तान भागते हैं बॉर्डर पे, कभी दूसरे बॉर्डर पे भागते हैं। उधर से जो बच्चा पैदा किया हुआ है इन्होंने, ये इमरान खान, इधर से ये गिरेबान पकड़ता है बेचारा। बड़ी टफ सिचुएशन इस वक्त आसिम मुनीर के लिए। मेरी तो दुआएं कि स्टेप अप हो और उनकी जुर्रत हो, सब्र हो, ताकि पाकिस्तान को बचा सके। वरना अब दूसरी तरफ से हर बॉर्डर से, हर जगह से गर्म हवाएं आ रही हैं। लेकिन सर चाइना के कहने से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के मिनिस्टर, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो या कोई हो, वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी इनकी तरफ से जो है कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जो यहाँ पे टेररिज्म हो रही है, क्योंकि चाइना इस वक्त सख्त तंग हुआ है ना, इन लोगों की तो बहुत ज्यादा झड़प चल रही है। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब का जो पिछला एक निकालना, हाफिज सईद के दौर का साल पुरानी चीज निकाल कर उसको रेलिवेंट बनाना, कुड डजंट मेक एनी सेंस। कि इस चीज को कहना कि साल पहले वो रा के थे, तो भाई साल सोए रहे हो आप? पहले जब आपके पास शवाहिद मौजूद थे तो उस वक्त अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, पहले सो जाते हैं आप। आज आप उसको फिर निकाल के, वो मुझे कोई वो डजंट मेक एनी, मेरे दिमाग में कोई उसको, इट्स नॉट दैट बिग डील मेरे ख्याल। वो उन्होंने कुछ तो लेकिन सर वो तालिबान के बारे में कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने आज जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था टीटीपी पे, 1 साल के अंदर उन्होंने 113 आपके सूबा साध के पुलिस वाले मार दिए हैं तालिबान, 113। उस पे तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही किसी की, कोई बोल ही नहीं रहा सर उस पे, कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल तालिबान के बारे में आपके मिनिस्टर डिफेंस ने स्पीच दी है, उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान वालों ने माफी मांग ली है, वी आर फाइन नाउ। माओ के बच्चे मरवा के आप कहते हो वी आर फाइन। उसकी क्या वजह है? उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनसे डरते हैं, क्या वजह हो सकती है? वो इनके कंट्रोल में नहीं है। वो असल तरह हकीकत ये है कि वो तो आपके हर शहर के अंदर उनके स्लीपर सेल हैं। कराची में सुना है इतने अफगानी काबुल में नहीं जितने इस वक्त कराची में बैठे हैं, तो वो आप डरते हैं उनसे, वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, आप हो जाते हैं। लेकिन बस ये क्या किया जाए इस वक्त। तो वो तो हमेशा से हैं, अफगानिस्तान के लोग तो यहाँ पे हमेशा से हैं। वो शेख रशीद नहीं कह रहे थे कि यहाँ पे उनका इलाज होता है, यहाँ पे वो, बल्कि शेख रशीद साहब तो आजकल बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, शो में रो भी पड़े थे, सुना था मैंने। हाँ, शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलियां रहती हैं यहाँ पे, तो हम तो भाई 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 हैं, हम तो भाई
हमारे तो बड़े रिलेशनशिप हैं, हमारे तो हमने जश्न मना लिया तो क्या हुआ। वो कहते थे इस्लामाबाद के आसपास तालिबान के 5,000 फैमिली हैं, तो पालो भाई उनको, पालो तो वो उनको। तो इमरान खान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि पता नहीं कितने हजार टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये भी उन्होंने इमरान खान साहब का उनका नाम भी स्टेटमेंट तो था। तालिबान खान था ना, उनका नाम भी तो तालिबान खान था, क्योंकि वो भी बेचारे असेंबली में रो पड़े थे। उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, उन्होंने कहा कि देखें हमारे शहीद हैं। उन्होंने कहा तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी अमेरिका की, अब उनकी जंजीरें टूट गई हैं। अब वो आपको भी करेंगे ठीक वो, जब क्योंकि वो आपके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं। मैंने आपको कई दफा कहा है कि आरजू वो आपसे इतनी नफरत करते हैं जिस तरह बंगाली आपसे नफरत करते हैं। वहां जो हर मसला है अफगानिस्तान का, उसका वो समझते हैं आपका क्रिएट हुआ हुआ है, तो वो दे डोंट वांट टू सी यू एट ऑल। उन्होंने कई दफा कहा कि हमारे नाम पे पैसे मांगना छोड़ दो, बल्कि वो उनको ठीक ही समझते हैं जी। उनको एक खदशा ये है कि अगर पैसा आया हमारा जो अमेरिका से, जो उनके पैसे वहां पे होल्ड किए हुए हैं अमेरिका ने, वो वापस आया पैसा तो वो पाकिस्तानी बैंकों के जरिए आएगा और ये वहां से पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं आएगा। इसके बारे में भी उनको खदशात हैं और वो चाहते हैं कि कोई इसका और नेमुल बदल इसका हो, कतर या किसी और कंट्री की। तभी उन्होंने कहा था हमारे नाम पे पैसे मांगना छोड़। इसका मतलब है कि किसी को भी अब हम पे भरोसा नहीं रहा है। आप पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं है, बाहर किसी पे क्या होना है। बिल्कुल। आपके इंटरनल हालात जो है देखे ना। खान साहब से जो सियासतदान मिलने जाता था उसको एतबार नहीं था, आखिर में तो मुझे किसी ने, यहां तक मैंने पढ़ा, कहते नहीं उसके बाद अब तो पीरनी जमानत देती थी उनकी। सुना मूनस अलाई के साथ जो डील सारी हुई है वो पीरनी ने कराई है, जमानत पीरनी मैडम की है, क्योंकि लोग अब खान साहब सुबह बात करके शाम को मुकर जाते हैं। तो जब तो सर पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक दूसरे पे एतबार नहीं है तो बाहर किसका कौन करेगा। सर लास्ट में यही पूछूंगी, इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं मुराद सईद साहब, वो भी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। तो खतरा तो हर पाकिस्तानी को जान को खतरा है। मैंने वहां तो देखे 25 करोड़ लोगों की जान को खतरा है। आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कौन सेफ है? कोई भी सेफ नहीं। मेरे ख्याल में तो वहां जो पाकिस्तानी जब भी घर से निकलता है उसकी 2 आंखें सामने होती, 2 पीछे होती हैं, हर वक्त तो देख रहे होते हैं कि कहां से क्या हो जा रहा है। आप मुझे यारजू ये बताएं, आप गाड़ी लेकर सुपर मार्केट जाती हैं, जुमा मार्केट जाती हैं, आपको गारंटी होती है कि आप वापस गाड़ी में बैठ जाएंगी, गाड़ी को लेके चोरी नहीं कर देगा? नहीं, कोई ये गारंटी कैपिटल नहीं सिटी होती। है, कैपिटल सिटी। जी दूर बिल्कुल। दूर सर इलाकों में, आरजू सर दूर इलाकों बैग में, भी ऐसे पकड़ के जा रहे होते हैं, बैग भी लोग ऐसे ले जा रहे होते हैं, बैग आरजू ही डाले दूर नहीं। इलाकों में शाम होती नहीं है तो डाकुओं का राज शुरू हो जाता है, लोग लूट लेते हैं हर चीज। शाम के बिल्कुल बाद निकलना तो पंजाब के अंदर बड़ा खतरनाक है, इस्लामाबाद की तो क्या आपने बिल्कुल। तो खैर दर पहले हकीकत। इस्लामाबाद का ये हाल नहीं था, लेकिन अब इस्लामाबाद का भी ऑलमोस्ट यही तो हाल हो मुराद गया है। सईद साहब बाकी उनकी जिंदगी को खतरा होगा, लेकिन मेरा गुजारिश ये है कि मुराद साहब, सईद साहब, आपके अकेले की जिंदगी को खतरा नहीं है, यहाँ तो सारा मुल्क ही खतरनाक है। हालांकि उनको बड़ी उम्मीद थी इमरान खान के आने से पहले, वो कहा करते थे कि हम तो पैसे मुंह पर मारेंगे वर्ल्ड बैंक के और पता नहीं किस किस के, उसके बाद सब कुछ रह गया उनका। उनका वो क्लिप बड़ा वायरल है, वो अभी तक लोग हंसते। थैंक यू तकरीर अच्छी सर। करते हैं। बहुत अच्छी सर, बेवकूफ भी अच्छा बना लेते हैं। लेकिन ये कि लोगों को समझ आ गई है और देखते हैं सर आगे क्या होता है। साल खत्म होने जा रहा है लेकिन इन लोगों के अभी तक यही चल रहा है कि असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी है, किसी और चीज पे, ना इकोनॉमी पे बात हो रही है, ना फूड शॉर्टेज पे, ना फ्लड विक्टिम्स पे। मेरे ख्याल में असेंबली तोड़े ना तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हो ना हो ये इस पाकिस्तान का हल नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इकानमी और गुर्बत आपका प्रॉब्लम है, और वो मुझे नहीं लगता कि जो भी आपकी पार्टियां इस वक्त हैं वो सकत रखती हैं पाकिस्तान को ठीक करने की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं सर आगे किस तरह से लोग लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।